नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन जेबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। आज हम बीए भाग 2 राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्ल मार्क्स के बारे में लोगों के विचार क्या हैं। जैसे जिसमें सबसे पहले हम मैक्सी के बारे में जानेंगे कि मैक्सी का क्या विचार है। देखिए, मैक्सी ने कहा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर के रूप में पूजते हों। ये तो थोड़ी सी समस्या इसमें होती है, जिसको लोग ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे देते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा भी करते हैं। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचकों से बचा भी जा सकता है, परंतु उस समय व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिद्वंदी शिविरों में बांध दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका अगर माना जाए तो भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंककर उसे समझने की चेष्टा की जाए। अब हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स के प्रथम वैज्ञानिक विचार क्या थे। कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादक या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहने वाला प्रथम विचारक नहीं था, और कार्ल मार्क्स से पूर्व अनेक ब्रिटिश व फ्रेंच विचारक हुए हैं जिनके द्वारा समाजवादी विचारधारा व्यक्त किए जा चुके थे। इनमें प्रमुख थे जैसे फ्रांस में नायल, बॉफे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियम आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी माना था। अब हम जानेंगे कि जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय क्या था। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय क्या था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिप्च नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष का था तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया, और स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए। जायज़ सी बात है, जिसके पेरेंट्स जिस धर्म में होंगे उनका बच्चा भी वही धर्म अपनाएगा। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उनके भावी ससुर, एक उदार विचारक वेस्टफैलन के घर पर तथा एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और पीड़ित वर्ग के प्रति उसमें बहुत सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वह वान विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, किंतु अगले ही वर्ष उसने कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हीगल के बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उसने इस विषयों का अध्ययन किया, और इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आया और उसने उसे अधिक प्रभावित किया। 1884 ईस्वी में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डायरेक्टर की उपाधि हासिल की। उसके बाद हम जानेंगे कि उनकी रचनाएं क्या थी और दर्शन स्रोत क्या थे। देखिए, उनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित थी, जिसमें मेन हम आपको बता देते हैं कि उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें थी। देखिए, सबसे पहले तो उनका पहला था हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना थी, और दूसरा पवित्र परिवार, और तीसरा जो है दरिद्रता का दर्शन, और उसमें सबसे मोस्ट उन्होंने माना था जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र को। इनकी 3-4 रचनाएं ऐसी थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब हम जानेंगे कि मार्क्स का क्या विचार था, मार्क्स के क्या विचार थे इन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किस शब्दों में पिरोया गया है। इनमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल को सूचित करता है। दोनों चीज़ें इसमें
इन्वॉल्व की गई हैं। देखिए, मार्क्स ये मानते थे कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हेगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हेगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया। मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। देखिए, तो जो भी हेगल की द्वंद्वात्मक तर्क थी उसमें थोड़ा मोडिफाई करने की कोशिश की। किसने की? वो तो कार्ल मार्क्स ने किया। अब हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मुख्य विशेषताएं क्या की थी। देखिए, उनकी विशेषताएं तो निम्नलिखित हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी उसको हम आपको बताते हैं। जैसे पहला उनका था असंगतिपूर्ण धारणा। पहली उनकी जो विशेषताएं थी वो असंगतिपूर्ण धारणा, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई भी है, जिसकी समस्त वस्तुएं संबंध और परस्पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे यहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ कंपेयर जब किया जाता है, उनके संबंधों के संदर्भ में समझाया जा सकता है कंपेयर करके। द्वंद्वात्मकता के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं और विकसित भी होती हैं। पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसको गतिशीलता को दृष्टि में रखना बहुत जरूरी है। द्वंद्वात्मकता के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, वरन उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण दोषों को नवीन गुण दोषों में परिवर्तन करते थे। वस्तुओं में गुणात्मकता परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते थे। देखिए, कभी कभी किसी चीज़ में परिवर्तन जो है टाइम ना लेके एकाएक हो जाता है। वस्तुओं के गुणात्मकता में परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स हेगल की विचारधारा के आधार पर उस पर देता है। उसके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित उन परस्पर विरोधी तत्वों के संपर्क के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व के नियंत्रण की शक्ति के रूप में उसे स्वीकार करता है। देखिए, हेगल के विचार से तो कार्ल मार्क्स के विचार मैच करते हैं, लेकिन हूबहू कभी नहीं हो सकता। देखिए, हेगल के तर्कों को कार्ल मार्क्स ने अपने तर्कों में पिरोया है। उन्होंने उनके विचारों को लेके हूबहू नहीं रख दिया, उसमें कुछ मोडिफाई करके